नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु कांडपाल। 15 मिनट के इस कार्यक्रम में हमारी कोशिश कि आप लोगों को बताएं कि खेलों की दुनिया में क्या कुछ गतिविधियां चल रही हैं और इन तमाम गतिविधियों पर हम चर्चा करते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने एक्सपर्ट के साथ। तो श्रोताओं, आज हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश थपलियाल को। राकेश, नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार हिमांशु, धन्यवाद आपका। राकेश, सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर और उसके बाद करेंगे इन हेडलाइंस और दूसरी खबरों पर आपसे चर्चा। जी, तो आज की हेडलाइंस हैं: भारतीय क्रिकेट टीम के आगामी वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम घोषित, बर्लिन में विशेष ओलंपिक्स में भारतीय विशेष एथलीटों का शानदार प्रदर्शन जारी, पदकों की संख्या बढ़कर 76 हुई, चिली में होने वाले महिला जूनियर हॉकी विश्व कप का ड्रॉ घोषित हुआ और विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर टूर्नामेंट में भारत की मनिका बत्रा और जी साथियान की जोड़ी मिक्स्ड डबल्स की सेमीफाइनल में। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात भारतीय क्रिकेट टीम की। भारतीय क्रिकेट टीम के आगामी वेस्टइंडीज दौरे के लिए 2 टेस्ट और 3 एकदिवसीय श्रृंखला के लिए टीम की घोषणा कर दी गई है। पेश है एक रिपोर्ट। 16 सदस्यीय टेस्ट टीम का नेतृत्व रोहित शर्मा करेंगे। अजिंक्य रहाणे को उप कप्तान बनाया गया है। यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़ और मुकेश कुमार का पहली बार टेस्ट टीम में चयन हुआ है। चेतेश्वर पुजारा, उमेश यादव और मोहम्मद शमी को टीम में शामिल नहीं किया गया है। उमेश की जगह तेज गेंदबाज नवदीप सैनी को टीम में लिया गया है। जसप्रीत बुमराह, लोकेश राहुल, श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत अभी पूरी तरह फिट नहीं हैं। केएस भरत और ईशान किशन को विकेटकीपर के तौर पर टीम में शामिल किया गया है। पहला टेस्ट मैच 12 जुलाई से विंडसर पार्क, डोमिनिका में होगा। दूसरा मैच 20 जुलाई से ट्रिनिडाद के क्वींस पार्क ओवल में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट भारत और वेस्टइंडीज के बीच एक 100वां टेस्ट मैच भी होगा। 17 सदस्यीय एक दिवसीय टीम का नेतृत्व भी रोहित शर्मा करेंगे। टीम में संजू सैमसन, ऋतुराज और मुकेश को भी शामिल किया गया है। हार्दिक पांड्या उप कप्तान होंगे। पहले 2 एक दिवसीय मैच 27 और 29 जुलाई को बारबाडोस के केंगस्टन ओवल में होंगे। तीसरा मैच 1 अगस्त को ट्रिनिडाद में ब्रायन लारा क्रिकेट अकादमी में होगा। कनकलता, स्पोर्ट्स कैन। राकेश, 16 सदस्यीय भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा हुई है और रोहित शर्मा कप्तान होंगे एज यूजुअल। जो सबसे चौंकाने वाली बात क्या मानते हैं आपको, चेतेश्वर पुजारा का टीम में न होना? नहीं, देखिए, मैं तो ये उम्मीद कर रहा था और मुझे लगता है कि अब चेतेश्वर पुजारा के लिए जो है रास्ते शायद बंद हो जाएंगे वापसी करने के लिए। उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी टेस्ट क्रिकेट समापन की ओर। वो बिल्कुल एक ही खेल रहे थे फॉर्मेट और उसमें उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे हैं, काफी कुछ किया, लेकिन अगर आप पिछले 2-3 साल में उनका प्रदर्शन देखें तो 26 के आसपास की औसत उनकी रही है। प्रदर्शन वैसा अच्छा उनसे रहा नहीं और विदेश में उनसे जैसी उम्मीद की जाती थी कि भाई वो कम से कम विकेट पे टिक के खेलें, वो चीज उनकी बल्लेबाजी में नजर नहीं आई। पहले भी वो टीम से बाहर हुआ, लेकिन काउंटी क्रिकेट में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करके उनको वापस टीम में उन्होंने अपनी वापसी की थी। उसके बाद 100 टेस्ट भी उन्होंने कंप्लीट किए अपने। लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन टेस्ट क्रिकेट में होना चाहिए, और उसके अलावा देखिए जो युवा पीढ़ी हमारी है जिसमें ये ऋतुराज गायकवाड़ हैं, यशस्वी जायसवाल हैं, ये लोग जिस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं उसे देखते हुए इनको रोक पाना बड़ा मुश्किल काम था। वो कहते हैं नॉकिंग एट द डोर, जो पुरानी कहावत थी, ये तो दरवाजा तोड़ के इंडियन टीम में आने को तैयार बैठे थे। तो ऐसे में चेतेश्वर पुजारा जब फॉर्म में नहीं है, रन नहीं बना पा रहे, तो उनकी छुट्टी होना तो तय लग रहा था। और बहुत ऐसे एग्जाम्पल हुए हैं हिंदुस्तान के क्रिकेट में जिनमें मोहिंदा मनात ऐसे क्रिकेटर रहे जो कई बार उन्होंने वापसी की। एस वेंकट राघवन हिंदुस्तान के कप्तान है, उन्होंने बहुत बार वापसी की। तो रास्ते उनके लिए भी रहेंगे कि भाई डोमेस्टिक में रन बनाएं या काउंटी क्रिकेट खेल के वापसी करें। लेकिन मुझे लगता नहीं कि अब उनके लग रहा है कि करियर का ये अंत हो गया। जी, अंत हो गया। तो हम देखेंगे कि वेस्टइंडीज में कि टेस्ट क्रिकेट में, टेस्ट टीम में, प्लेइंग 11 में नंबर 3 पोजीशन पर एक नया खिलाड़ी आएगा। और वो नंबर 3 कौन सा हो सकता है आपके? देखिए, कोई भी हो सकता है। वो ऋतुराज गायकवाड़ भी हो सकते हैं, वो यशस्वी जायसवाल भी हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जिस तरह की फॉर्म यशस्वी जायसवाल ने आईपीएल में दिखाई, आक्रामक क्रिकेट भी, और जिस तरह से ईरानी ट्रॉफी के मैच में उन्होंने मध्य प्रदेश के खिलाफ डबल सेंचुरी भी मारी और सेंचुरी भी लगाई, तो बहुत जबरदस्त उनका प्रदर्शन रहा है। तो मुझे लगता है कि पहले मौका शायद उनको दिया जाएगा। और जिस तरीके की उनकी बल्लेबाजी रही है, और देखिए, एक समय था कि हिमांशु, आप जानते हैं कि अगर हम आज से 1.5-2 दशक पहले की बात करें, वेस्टइंडीज का दौरा किसी भी बल्लेबाज के लिए बहुत बड़ी कड़ी परीक्षा होती थी। खौफनाक होता था। टीम में सिलेक्ट होते ही समझिए कि बल्लेबाज थोड़ा सा सोचने लगते थे, कोचेस से बात करने लगते थे, पुराने प्लेयरों से भी कैसे करेंगे, वहां पर क्या होगा। लेकिन वैसा खौफ तो वेस्टइंडीज का है नहीं,
लेकिन फिर भी विदेशी धरती पे जाके इन बल्लेबाजों के लिए, और जब पहला टेस्ट आपको वहां खेलने को मिलता है तो मुझे लगता है वो काफी वैसा रहेगा परीक्षा की घड़ी। लेकिन जो गेंदबाज हैं, जैसे मुकेश कुमार को मौका मिला है, नवदीप सैनी की वापसी हुई है, और नवदीप सैनी को अभी ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि काउंटी टीम वर्सेस्टायर ने भी 3-4 मैचों के लिए ले लिया है और वो 140 प्लस के आसपास की गेंद फेंक रहे हैं स्पीड से। तो मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए वेस्ट इंडीज की पिचों पर गेंदबाजी करना काफी रोमांचक रहेगा। जी बिल्कुल। और ऋषभ पंत पूरी तरह से फिट नहीं है, लोकेश राहुल सर्जरी हुई है, बाहर है, बुमराह भी बाहर है, और अगर विकेट कीपिंग की बात करें तो भरत और ईशान किशन को विकेट कीपर के तौर पर टीम में लिया गया है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि इन दोनों को भी आजमाया जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही वनडे की टीम में भी हैं और टेस्ट टीम में भी हैं। तो हो सकता है कि टेस्ट के लिए तो शायद भरत को तवज्जो दी जाए शुरुआत में, लेकिन वनडे में ईशान किशन का मौका मिलना तय है। जी बिल्कुल। और वनडे की आपने बात किया, जिक्र किया यहाँ पे अभी, तो 17 सदस्य जो टीम चुनी गई है, तो कोई बहुत बड़ा कमोबेश ये एक्सपेक्टेड लाइंस के अनुसार है, या इसमें आप कुछ चेंजेस? नहीं, इसमें कोई ऐसा चेंज ऐसा नहीं लग रहा बड़ा बदलाव, वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही है। वो सारे प्लेयर जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उनको इस टीम में जगह मिली है। जी। भारत को वेस्टइंडीज के साथ 5 T20 मैच भी खेलने हैं, जिसके लिए टीम की घोषणा बाद में की जाएगी। ताइपेई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती समाप्त हो गई है। पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में एचएस प्रणॉय को हार का सामना करना पड़ा है। क्वार्टर फाइनल में कल प्रणॉय का मुकाबला हांगकांग के एंगकोलोंग एंगस ने प्रणॉय को 21-19, 21-18 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। प्रणॉय चौथे दौर तक पहुंचने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी थे। एक बार भारतीय खिलाड़ी थे जो यहां तक पहुंचे थे, और तीसरे दौर तक तो तकरीबन भारतीय चुनौती समाप्त हो गई थी प्रणॉय के अलावा। इनसे उम्मीद की जा रही थी, लेकिन यहां क्वार्टर फाइनल में उनको हार का सामना करना पड़ा। और ये वाला भी काफी नजदीकी मुकाबला रहा है, और मुझे लगता है कि क्या कह सकते हैं बैडमिंटन के अंदर, देखो हिमांशु, जो मैं देखता हूं और प्लेयर्स भी इस चीज को मानते हैं कि इतने टूर्नामेंट्स लगातार बैक टू बैक होते हैं कि खिलाड़ियों को वैसा रेस्ट का मौका बहुत कम मिल पाता है। जी। और बात विशेष ओलंपिक्स की। बर्लिन में विशेष ओलंपिक्स में भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 76 हो गई है। भारत ने अब तक 26 स्वर्ण, 30 रजत और 20 कांस्य पदक जीते हैं। कल जूडो में सेलिया परवीन ने रजत पदक जीता। पावर लिफ्टिंग में वी हरीश और सिया सरोड़े ने 4 स्वर्ण पदक जीते। पावर लिफ्टिंग में अब तक देश को 24 पदक मिल चुके हैं। रोलर स्केटिंग में भी 17 पदक आ चुके हैं। एंजेलिना मैरी ने 100 मीटर में रजत पदक जीता था। बर्लिन विशेष ओलंपिक्स में भारतीय कंटिजेंट किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, क्या क्या चुनौतियां उनके सामने, इस बारे में हमने बातचीत की है दिल्ली विशेष ओलंपिक्स स्पेशल ओलंपिक्स एसोसिएशन की चेयरपर्सन डॉक्टर उपासना से और डॉक्टर उपासना अरोड़ा से। आइए सुनते हैं इस बातचीत को। सबसे पहले हमने उनसे पूछा कि जो भारतीय एथलीटों का जो परफॉर्मेंस है, उनके हिसाब से किस तरह से आंका उन्होंने। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है, क्योंकि यहाँ कंपटीशन भी बहुत ज्यादा कंट्रीज से है। 190 देशों से लोग आए हुए हैं, और आप जानते ही हैं कि जो बाहर के देश हैं वहाँ के खिलाड़ियों का एक जो कहते हैं शारीरिक रचना अलग होती है, वो लंबे चौड़े, और उनका चूंकि खान पान भी अलग होता है। तो उस तरह के खिलाड़ियों के साथ जब ये लोग कॉम्पिटिट कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, और अभी तक ये 76 मेडल्स ला चुके हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत हम लोगों के लिए गर्व की बात है। विशेष ओलंपिक्स में जो एसोसिएशन का रोल होता है काफी इम्पोर्टेंट होता है, उनका कंट्रीब्यूशन काफी इम्पोर्टेंट होता है। सरकार की तरफ से भी काफी तवज्जो दी जा रही है स्पेशल ओलंपिक्स के लिए। जब हमने पूछा कि जो एसोसिएशंस हैं उन्होंने किस तरह से कंट्रीब्यूट किया, किस तरह से खिलाड़ी तैयार किए, तो क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, अगर आप सच पूछे तो इन खिलाड़ियों को एकत्रित करना, इन सबको प्रशिक्षण देना जो कि लगातार चलता है, ये एसोसिएशन ही करती है। क्योंकि अगर इन बच्चों के जो माता पिता हैं उनको अगर आप कोई सपोर्ट ना करें तो हर व्यक्ति अपने बच्चे को अलग से कोचिंग नहीं दिला सकता। तो एसोसिएशन जो हम लोग हैं, जैसे कि मैं दिल्ली चैप्टर की प्रेसिडेंट हूँ स्पेशल ओलंपिक भारत में चेयरपर्सन, तो हम लोग क्या करते हैं कि हमने कुछ कोचेज हायर किए हुए हैं डिफरेंट गेम्स के लिए, जैसे वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल और बहुत तरह के गेम्स बच्चे खेलते हैं, लॉन्ग जंप, और इस तरह की चीजों के लिए ना अलग अलग तरह के प्रशिक्षण के लिए इनके पास हम लोग कोचेज प्रोवाइड करते हैं। हम इनकी लगातार वर्कशॉप्स कराते हैं, और तब जब हम इनके नेशनल गेम्स भी कराते रहते हैं, इनका आपस में भी कंपटीशन होता है हर राज्य का और इस तरीके से अलग अलग प्रदेश का। तो उससे क्या होता है कि ये बच्चे ट्रेन्ड रहते हैं। दिल्ली
स्पेशल ओलंपिक्स एसोसिएशन की चेयरपर्सन है डॉक्टर उपासना अरोड़ा। जब हमने इनसे पूछा कि पैरालंपिक्स और स्पेशल ओलंपिक्स इन दोनों खेलों में क्या अंतर है, उन्होंने कहा, जी, एक्चुअली होता क्या है, जब हम पैरा ओलंपिक्स की बात करते हैं तो उसमें जो शारीरिक रूप से अक्षम लोग होते हैं, जैसे अगर किसी के पाँव में कोई खराबी है, किसी के हाथ में कोई खराबी है या किसी तरीके से दृष्टि बाधित है कोई, इस तरह की चीजों को हम पैरा ओलंपिक में लेते हैं। और जब हम बात करते हैं स्पेशल ओलंपिक में तो उसमें इंटेलेक्चुअली चैलेंज या मेंटली चैलेंज बच्चे आते हैं जिनका मानसिक विकास नहीं होता कारणवश, जिसमें आपने सुना होगा ऑटिस्टिक बच्चे हैं, मंगोल चाइल्ड हैं, उस तरह के बच्चे होते हैं। और कभी कभी इसमें ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे जिनकी लर्निंग स्लो होती है, जो अपनी एज के हिसाब से नहीं समझते, ये उन बच्चों के लिए है। तो ये एक ज्यादा चुनौतीपूर्ण काम है, क्योंकि जो शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति है वो समझता सारी बात है, लेकिन जो मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति है उसको समझाना बहुत मुश्किल होता है। तो इन बच्चों को ट्रेन करना, इन बच्चों को खेलने के लिए प्रोत्साहित करना, इन बच्चों को भी दूर लाना, फिर उनसे परफॉर्मेंस लेना, ये अपने आप में, इसमें हम लोग यूनिफाइड गेम्स भी रखते हैं। श्रोताओं, हमने बात की दिल्ली स्पेशल ओलंपिक्स एसोसिएशन की चेयरपर्सन डॉक्टर उपासना अरोड़ा से, जिन्होंने बर्लिन में जो भारतीय एथलीट्स हैं, स्पेशल एथलीट्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी दी। राकेश, जब ये दल रवाना हुआ था तो दावा किया गया था कि 150 के करीब हम पदक जीत कर आएंगे, और 2 दिन बचे हैं, आज का दिन, शुक्रवार और शनिवार, और बृहस्पतिवार तक भारत ने 76 पदक जीते थे। तो कितनी दूर है लक्ष्य? देखिए, लक्ष्य तो अभी दूर है, आधे पे ही पहुंचे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगले 2 दिन अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन हमारे खिलाड़ी करेंगे तो इस जो संख्या तय की गई, सोचा गया कि भाई इतने पदक जाएंगे। जब भी आप किसी गेम में जाते हैं तो इस तरह की सोच के साथ जाते हैं कि भाई हमें इतने पदक जीतने हैं, और मुझे लगता है कि चाहे उसके आसपास भी पहुंचे तो भी अच्छा प्रदर्शन माना जाएगा। चिली में इस वर्ष नवंबर और दिसंबर में होने वाले महिला जूनियर हॉकी विश्व कप का ड्रॉ घोषित कर दिया गया है। 16 टीमों को 4 ग्रुप में बांटा गया है। भारत को बेल्जियम, कनाडा और जर्मनी के साथ ग्रुप सी में रखा गया है। ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया, चिली, नीदरलैंड और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं, जबकि ग्रुप बी में अर्जेंटीना, दक्षिण कोरिया, स्पेन और जिम्बाब्वे को रखा गया है। ग्रुप डी में इंग्लैंड, जापान, न्यूजीलैंड और अमरीका शामिल हैं। प्रतियोगिता के पहले दिन 29 नवंबर को भारत का मुकाबला कनाडा से होगा। 30 नवंबर को भारत अपने दूसरे मैच में जर्मनी से खेलेगा। 2 दिसंबर को भारत का बेल्जियम के साथ मैच होगा। ट्यूनिस में विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर टूर्नामेंट में भारत की मनिका बत्रा और जी साथियान की जोड़ी मिक्स्ड डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में आज मनिका और साथियान की जोड़ी ने जर्मनी के सेड्रिक मिसनर और युवान वान की जोड़ी को आसानी से 11-8, 11-3, 11-8 से हराया। सेमीफाइनल में भारतीय जोड़ी का मुकाबला दक्षिण कोरिया की शिन युबिन और लिम जोंग हुन की जोड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में हरमीत देसाई और महिला सिंगल्स में अहिका मुखर्जी को आज प्री क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। सिंगल्स में भारतीय चुनौती समाप्त हो गई है। मनिका और साथियान पहले दौर में ही बाहर हो गए थे। बेंगलुरु में सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप में आज विश्राम का दिन है। कल ग्रुप ए में भारत का मुकाबला नेपाल से होगा। ग्रुप ए में ही पाकिस्तान के सामने कुवैत की चुनौती होगी। बुधवार को पहले मैच में भारत ने कप्तान सुनील छेत्री की हैट्रिक की बदौलत पाकिस्तान को 4-0 से हराया था। कुवैत ने नेपाल पर 3-1 से जीत दर्ज की थी। भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच इगोर स्टिमक एक मैच के प्रतिबंध के कारण कल नेपाल के साथ मैच में टीम के डगआउट में नहीं दिखाई देंगे। पहले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में स्टिमक को लाल कार्ड दिखाया गया था, जिससे उन पर 1 मैच का प्रतिबंध लगा था। ग्रुप बी में कल लेबनान ने बांग्लादेश को 2-0 से हराया। मालदीव ने भूटान पर भी 2-0 से जीत दर्ज की। अब रविवार को बांग्लादेश का मुकाबला मालदीव से और भूटान का मुकाबला लेबनान से होगा। वुमेन एशेज की वुमेन एशेज के अंतर्गत एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच नॉटिंघम में खेला जा रहा है। आज दूसरे दिन का खेल जारी है। इंग्लैंड ने पहली पारी में 68 रन बना लिए हैं बिना किसी नुकसान के। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने पहली पारी में 473 रन बनाए थे। बहरहाल समय नहीं है कि इस खेल पर और दूसरी खेल खबरों पर अपने मेहमान के साथ हम चर्चा जारी रखें। श्रोताओं, आज हमने आमंत्रित किया था वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश थपलियाल को। राकेश, आपने समय निकाला, स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका। बहरहाल मुझे यानी कि हिमांशु कांडपाल और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।